मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी का आयुर्वेद से क्या संबंध रहा है इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि काशी से आयुर्वेद का इतिहास किस प्रकार जुड़ा है और वर्तमान में आयुर्वेद की स्थिति काशी में किस प्रकार की है। त्रिपाठी जी, जी एक तो आपका यह कार्य जो आपने शुरू किया है जी ये काशी के रहस्य, मैं तो कहूँगा कि काशी की विशेषताएं आप लिख रहे हैं और एक अनूठी रचना को आप जन्म देने जा रहे हैं जब ये 108 मालाएं इसकी पूरी हो जाएंगी तो। जी जी धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से गुरुदेव ये हो पा रहा है। आप जानते हैं, सभी जानते हैं, काशी ज्ञान की नगरी है जी, व्यवहार की नगरी है जी संस्कृति की नगरी है जी और काशी नगरी ही नहीं एक अनुभूति की नगरी है जी हमारे जितने प्राचीन ज्ञान, प्राचीन संस्कार, प्राचीन विद्याएं सब यहीं से तो प्रकाशित हुई हैं, तभी तो इसका नाम है काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति काशी। तो भारतीय ज्ञान का कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो काशी से जिसका संबंध न रहा हो और गहरा संबंध न रहा हो। उसी तरह हमारा आयुर्वेद भी है जी जिसे हम अथर्ववेद का उपवेद कहते हैं। जी वेद लगा ही है और देखा जाए तो आयुर्वेद शब्द या आयुर्वेद इस नाम को केवल चिकित्सा से नहीं जोड़ना चाहिए, मैं यहाँ बताना उचित समझता हूँ। आयु वेद, आयुषो वेद आयुर्वेद। जी फिर आयु क्या है? जी तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, जी इन चारों का जुड़ना, चारों का योग, चारों की व्यवस्था, चारों का कोऑर्डिनेशन ही आयु है। इसमें से एक भी जहां गया वहां आयु समाप्त। शरीर गया तो जी सत्व गया तो जी इंद्रिय गया, इंद्रिय कुछ काम ही नहीं हो गया, आत्मा चली गई तो हो ही गया। ये चारों का एक समन्वय, एक संबंध जो है उसी को आयु कहते हैं। यह चारों का संबंध जितने दिन तक रहता है जी उसे मनुष्य की आयु कहते हैं। नित्य जाने वाला जी इस अनुबंध, यानी कि इन चारों का एक अनुबंध, ये आयु के पर्याय है। तो जब हमारे यहाँ आयु की इतनी अच्छी दार्शनिक और हर तरह से सुंदर परिभाषा दी गई है, जैसी परिभाषा किसी भी विज्ञान में आज उपलब्ध नहीं है। व्हाट इज डेथ लोग नहीं बता पाते हैं जी। हम तो कहते हैं इस अनुबंध में से एक भी चला जाए हो गया सब कुछ। हम तो स्पष्ट आज से नहीं कहते हैं, सहस्त्रों वर्ष पूर्व से कहते हैं। तो आयुर्वेद का संबंध भी भारत से तभी से है जब से वेदों से और किसी भी शास्त्र, किसी भी ज्ञान की धारा से है। और आप देखते हैं कि दिवोदास धन्वंतरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी काशीराज थे जी, मगर रहते थे रामनगर में। तो काशी में तो एक ही राजा है, राजा विश्वनाथ जी। एक शहर नगरी में दो राजा कैसे रह सकते हैं? तो उन्होंने गंगा उस पार अपना महल और किला बनाया था। तो दिवोदास धन्वंतरी वह वास्तविक रूप से वो शल्य कर्म के, शल्य चिकित्सा के निष्णात विद्वान थे और उनका संबंध धन्वंतर संप्रदाय से, यानी कि शल्य क्रिया करने वालों से ज्यादा है संबंध। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने, जैसे कि मैंने कहूँ कि सुश्रुत संहिता वो शल्य के मुख्य है, परंतु क्या उसमें केवल शल्य ही लिखा हुआ है? चिकित्सा भी लिखी हुई है, शल्य प्रधान ग्रंथ है। उसी तरह दिवोदास धन्वंतरी एक शल्यक थे, शल्य चिकित्सक थे, बहुत कुशल और प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे।
मगर आयुर्वेद और चिकित्सा ज्ञान भी उन्हें था। जी। तो इस प्रकार दिवोदास धन्वंतरि ने काशी को आयुर्वेद से और मजबूती से बांध दिया जी। कि जब जहाँ जहाँ आयुर्वेद का और सुश्रुत का दिवोदास धन्वंतरि का नाम है, वहाँ काशी अपने आप उनके बैकग्राउंड में, उनके नेपथ्य में छुपा हुआ है, क्योंकि वो काशी के ही थे और विद्या उन्होंने काशी में ही पाई। गुरुदेव, निश्चित रूप से आपने जिस तरीके से आयुर्वेद और काशी के विषय में बताया, हमारे दर्शकों को जो आयुर्वेद और काशी से जुड़ी हुई जिज्ञासा रही होगी, वो आपके बातों को सुन करके शांत हो गई होगी। गुरुदेव, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि आयुर्वेद का नाम लेते ही वात पित्त कफ की चर्चा लोग करने लगते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए वात पित्त कफ क्या है, इसको समझ पाना या वो किस तरीके से इस बात को समझे, आप इस पर जरा विस्तार से समझाइएगा। बहुत सुंदर त्रिपाठी जी। आयुर्वेद मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है जी। और आप जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जी। सबसे वैज्ञानिक व्याकरण है, सबसे वैज्ञानिक भाषा है। नासा ने भी कहा है कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। संस्कृत क्योंकि इसके एक एक सूत्र से इतनी चीजें निकलती हैं, आप कह नहीं सकते। जी। धर काम जो शिव जी ने डमरू बजाया, ननाद डक्काम नवो मंचवारम, और एतद विमर्शा शिव सूत्र जालम, ऐसा करके ये अंतिम वाक्य है। ये जो 9 बार 9 पंचवार, आप कह भी कह सकते हैं 14 बार, तो 14 7 बार बजाए तो 14 बार वो 14 सूत्र। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 9 5 बड़े 25 और 9 उसके भी करते हैं। खैर, इसकी व्याख्या इस मुनियों ने जो भी लिख दिया है उसकी व्याख्या बहुत ही दुरूह है और जितनी भी की जाए उतनी ही कम रहती है। जी। तो अंत में उन्होंने शिव सूत्र जालम कहा, यानी कि व्याकरण तो है 14 से ही शुरू होता है, 14 अक्षर 14 शब्दों से ही शुरुआत होता है। अयुक रिल रेखाएं लेकिन वह आगे बैठ के इतना जाल उसका हो गया है, वो जाल साइंटिफिक जाल है, वैज्ञानिक जाल है। उसका उदाहरण यही मैं वात से ही दे देता हूँ, जैसा आपने कहा। जी। वात शब्द का सृजन जो हुआ है, वह गति गंधन योग इससे हुआ, यानी कि वाह का प्रयोग गति और गंधन में किया जाता है। जी। तो गंधन का मतलब केवल सुगंध थोड़ी होता है कि आज जाति का, कल गेंदे का, कल किसी चीज का सुगंध ले लिया। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप कहते हैं भाई इस घटना से इस बात की गंध आ रही है, कहते हैं ना जी। यानी कि इस घटना से इस बात की सूचना मुझे मिल रही है मस्तिष्क में कि ऐसा हुआ होगा। जी। तो गंधन का मतलब वह सूचना से भी है, और सूचना कहाँ से मिलती है? सेंसरी नर्व से मिलती है। यहाँ गर्मी लग रही है, यहाँ बर्फ पकड़ने ठंडा लग रहा है, तो सेंसरी नर्व्स हमको ये सूचना ले आती है। तो वह गंधन का काम करता है। जी। यानी कि जो भी हमें सूचना मिल रही है, जो चाहे वो वातावरण से मिल रही हो, चाहे स्पर्श से मिल रही हो, चाहे शब्द से मिल रही हो, किसी भी ज्ञानेंद्रिय से जो मिल रही हो, वह उसको सूचना को हमें समझने के लिए, हमें अंगीकृत करने के लिए हमें वात की आवश्यकता होती है। जी। फिर गति भी मैंने कहा, गति गंधन योग। जी। हमारे यहाँ कहते हैं, चरक संहिता में लिखा हुआ है, वाताधृते रुजोनास्तु, यानी वात के बिना पीड़ा नहीं होती। खैर ये तो अलग ही बात है। गति की बात करते हैं तो जो भी गति, यानी कि जब सेंसरी चीज गई तो हमारी यहाँ से मोटर जो एक्टिविटीज हुई, जी। जैसे हमने अचानक आग चलते चलते करी, गलने लगा, मैंने हाथ हटा गया, हाँ, या किसी भी चीज से
मूवमेंट किया, पैर में ठोकर लगी या पैर में कुछ चुभा, हमने पैर को उठा के तुरंत देखने लगे। यानी सेंसेशन हुआ चुभन का, तुरंत हमने पैर उठाया, यानी मोटर एक्टिविटीज। जी। तो जितनी सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज हुई वो है वात के द्वारा। और जो चोट भी लगती है वो तो लगती है ना जी। स्पर्श से। हाँ, दर्द जब होता है, नर्व एंडिंग्स इंजर होती हैं जी। तो टप टप वो सेंस रही जाता है। इसीलिए भाषा में क्या होता है कि गांव के लोग, कभी गांठ की जोड़ की बीमारी हुई, कहीं कोई बीमारी हुई, कहते हैं बात हो गई बा। ये नहीं मतलब कि ये बात एक सामान्य भाषा है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिकता छुपी हुई है जिसे जानने वाला जानता है। कभी भी देखिए ना, लक्ष्य बात हो गई बा, हम तो समझ जाते हैं कहीं दर्द है, मगर सामान्य लोग अगर आज के पढ़े लिखे लोगों से कहें कि बात हो गई बा तो नहीं समझेंगे लोग। उसी तरह पित्त की बात है। तो जब भी शरीर में ऊष्मा होती है, पित्त शब्द की रचना हुई है तब संतापे। संताप जहाँ हो वहाँ पित्त है। वह संताप चाहे मानसिक हो, दैहिक हो, कैसा भी हो, वहाँ पित्त का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। जी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि ही जलता है ना, और काफी पित्त निकला था उल्टी से। जी। वो लोग देखने वाले चीज को पित्त कहते हैं। जैसे फोर्स वॉमिटिंग हुई तो कभी कभी बाइल जूसेस भी जोडनम से जो सिक्रेट रहते हैं वो भी निकल आते हैं। जी। हरी हरी चीजें, तो लोग कहते हैं पित्त के उल्टी हुए। खैर उनकी भाषा में ठीक है, लेकिन हम तो यही मानते हैं ना कि तब संताप में इतनी बर्निंग सेंसेशन थी वहां पे, दाह था इतना, उसी दाह को इन्होंने गैस्ट्राइटिस कह दिया। स्टमक में, आमाशय में इन्फ्लेमेशन, शोथ क्या है, वो भी तो गर्मी ही है। जी। कहीं भी चोट लग जाए, शोथ हो जाए, छुए देखिए ना तो वहां गर्म लगता है, यहाँ में और वहां में गर्म लगेगा। तो संताप, ताप, ज्वर, ताप और दाह जहाँ उत्पन्न हो उसे पित्त कहते हैं। और ग्रामीण लोग भी उसको इसी तरह लेते हैं, बस उनके कहने का ढंग बहुत सामान्य हो जाता है, मगर हमारे समझने का ढंग गूढ़ होना चाहिए, खास करके एक चिकित्सक को। जी। उसी तरह कफ है, आपने कहा कफ की निरुक्ति भी कही गई है। कफ का मतलब क्या होता है, जल होता है ना। जी। केन फलति इति कफः, यानी केन जलेन फलति इति कफः, यानी कि जल से जिसमें वृद्धि हो वह कफ है। हम शारीरिक शक्तियों, शारीरिक दोषों के बारे में विचार करते हैं, चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक, वैद्य। सामान्य लोग अपनी खांसी से निकलने वाला बलगम को लेते हैं। क्यों? क्योंकि कफ का एक पर्याय है श्लेष आलिंगने, श्लेष्मा पर्याय है, और श्लेष्मा की रचना हुई है श्लेष आलिंगने, यानी जो आलिंगन कर ले, जी, बांध ले। तो कहते हैं ना कफ जम गइल बा, खांसी होता, खांसा तो नहीं तो खूब कफ निकला था। गांव के लोग ये बोलते हैं, तो हम लोग तो समझ लेते हैं भाई जकड़ल बा और श्लेष्मा है। ये जान लीजिए, वात, पित्त और कफ जो हम कह रहे हैं ना, हमारी दृष्टि में ये एक शक्तियां हैं। जब शक्तियां उन लक्षणों को प्रकट करती हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ वात प्रधान है, यहाँ पित्त प्रधान है, यहाँ कफ प्रधान है। लेकिन सामान्य लोगों को जी क्या समझ में आए, हम कैसे बताएं, वो कहें क्या हो गया है, तो लोग कहते हैं डॉक्टर हाँ कफ जकड़ गया, तो बस हो जाता है। और वास्तव में वही होता है, श्लेष आलिंगने उन लंग्स से, फेफड़ों से, फुफ्फुसों से वो श्लेष्मा इतनी ज्यादा चिपक जाती है अपने गुण के अनुसार, क्यों निकालना मुश्किल होता है। अब कोई चीज ऐसी इलास्टिक चीजों में चपक जाए तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी ना जी, तो सांस लेने में पूरा सांस फैलेगा नहीं, घर से खांसी आएगी। तो वो भी जो कहते हैं वो भी सही है। हम अपने ढंग से कैसे हमें लें, ये हमें देखना चाहिए। वात जहाँ है
तो वात के गुण हैं शीत, शैत्य, रौक्ष, ये सब वात के गुण हैं। हमें वातज रोगों में कोई सी चिकित्सा विपरीत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है वृद्धा ह्रासयितव्या, क्षीणा वर्धयितव्या, समाः पालयितव्या, समदोषों को पालन करें। इसी यही एलोपैथी में है। एलो मतलब अदर, जो तकलीफ है उसके ठीक विपरीत, और होम्योपैथी थोड़ा सा अलग से है, जो तकलीफ है उसी के समान लोग देते हैं। जी देखिए, मैं अगर कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे आयुर्वेद के हैं इसलिए आप बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन आयुर्वेद के जो द्रव्य गुण के सिद्धांत हैं, जो द्रव्य के सिद्धांत हैं, जो रोग के सिद्धांत हैं, वो यूँ लगता है कि चीज़ वही बताई गई है, भाषा दूसरी है, शब्द दूसरे हैं, मगर एलोपैथी में वही चीज़ें बताई गई हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी में बहुत साम्यता है। और पहले कौन था? पहले तो आयुर्वेद थे जी साम्यता लाने वाले ला दिया, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। चिकित्सा में भी उसी तरह है, जो है उसके विपरीत दीजिए। जी हमने कहा ये वृद्धा ऐसे ही तब गया। शरीर में कोई रोग नया नहीं होता। आपके शरीर में ज्वर हुआ, क्या हुआ? आपको जो शीत लगी या कोई कीटाणु इन्फेक्शन के रूप में घुसा, तो शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। शरीर में कोई नई चीज नहीं पैदा होती। आप किसी भी बीमारी को देखें, कोई बीमारी हो, या तो किसी दोष के या किसी चीज के बढ़ने से होती है, या किसी चीज के घटने से होती है ना? है सब अंदर ही अंदर। और ये दवाएं भी, औषधियां भी कोई नई चीज पैदा नहीं करती, उन्हीं बड़े चीजों को घटाती हैं, घटे को बढ़ाती हैं। सामान्य लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब चोट लग गई, कट गया है, एंटीबायोटिक दे दे सूख जाए। एंटीबायोटिक सुखाने के लिए थोड़ी दी जाती है मेरे मित्रों। हीलिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप होगी। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या एंटीबायोटिक जो टैबलेट देते हैं लोग, इसलिए देते हैं कि कोई फर्दर सुपर इन्फेक्शन ना हो जाए जी, उस घाव, और दुष्ट ना हो जाए, दूषित ना हो जाए, इसलिए वो देते हैं। हीलिंग तो अपने आप होती है। उसी तरह ज्वर की कोई भी चिकित्सा न करें, अगर शीत चिकित्सा ही कर दें, आप देखे भी होंगे सब कैल्पॉल, सब इंजेक्शन फेल कर जाता है। जब बुखार 103-4 बढ़ता है तो सभी डॉक्टर कहते हैं भैया इसको ठंडे पानी की पट्टी। यानी कि सबसे बड़ी दवा क्या हुई? ठंडे पानी की पट्टी। हम लोग भी देखिए, ये आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं है, एक जीवन दर्शन है, स्वस्थ के लिए भी, बीमार व्यक्ति के लिए भी। स्वस्थ व्यक्ति किस ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहने, किस प्रकार के आवास में रहे, क्या भोजन ले, क्या विहार करे, ये हर चीज का, प्रत्येक वस्तुओं का, प्रत्येक तथ्यों का वर्णन है। वही अगर ज्वर से ग्रसित है जी, तो उसे शीत निवास करना चाहिए, शीतल घर में रहना चाहिए, है ना? शीतल वस्तु लेना चाहिए। ये नहीं कि आइसक्रीम लेने लगे आइसक्रीम तो पहले होता था भी नहीं। शीतल वस्तु जिसका वीर्य, जिसकी तासीर जिसे कहते हैं, हम लोग आयुर्वेद में उसको वीर्य कहते हैं, इंग्लिश में पोटेंसी कहते हैं। यानी उस दवा की पोटेंसी ऐसी हो, वीर्य ऐसा हो जो उष्णता को न बढ़ाए, शीत सैत दिलाए, उष्णता तो अपने आप कम हो जाएगी। न कोई बीमारी शरीर में कोई नई चीज पैदा करती है, ना कोई द्रव्य, ना कोई औषधि शरीर में नई चीज पैदा करती है। बीमारी आती है तो शरीर की इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर देती है। उसकी वजह से हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है जी, और मेटाबॉलिज्म भी हमारे शरीर के तापक्रम को कम या अधिक कर देता है। ये ज्वर एक उदाहरण था, आप कोई भी बीमारी का उदाहरण लीजिए, उसमें यही होता है। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले आयुर्वेदिक बायोलॉजी का श्री गणेश किया गया है, ये क्या है? आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। इस पर हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन संक्षेप में जितना कहेंगे आपको लगेगा कि यह मोस्ट मॉडर्न साइंस से भी एक कदम आगे है जी।
हमारे यहाँ दोषों के अनुसार प्रकृति की परीक्षा की जाती है। यह मनुष्य इसमें जो गुण है, कुछ प्रश्न पूछ करके, कुछ देख करके कि रुक्ष प्रधान है, शीत प्रधान है, या व्यक्ति ऊष्मा प्रधान है। कुछ लोग देखिए हाथ छुइए गर्म रहता है जी, अब कुछ लोग हाथ छूटिए हमेशा हाथ ठंडा रहता है। ठंडा रहता है। कोई कहते हैं मेरे हाथ से पसीना बहुत आता है। हम्म, बीमारियां थोड़े हैं, ये तो उसकी प्रकृति है, आप उसको दूर नहीं कर सकते। वो हमेशा गर्म रहेगा, उसका शरीर हमेशा ठंडा ही रहे। तो प्रकृति को एक मतलब मोटे तौर पर समझा रहा हूँ, वह है बड़ा गूढ़। तो हम तमाम प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, उसके शरीर के तमाम अवयवों को देखते हैं, तब निर्धारित करते हैं कि इसकी वातज प्रकृति है, पित्तज है, अथवा कफज है, अथवा वात पित्तज है, वात कफज है, या कफ वातज है, कफ पित्तज है, या वात पित्त कफज त्रिदोषज है। और तदनुसार ही उसको रोग भी होते हैं। क्योंकि आप देखें, एक घर में 10 लोग हैं, 6 लोग हैं, सब उसी वातावरण में रहते हैं। किसी को ऋतु की वजह से बुखार हो गया, किसी को नहीं हुआ जी, किसी को दस्त हो गया, किसी को नहीं हुआ। इसी पर तो सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, और उसी को देखकर एक बीमारी के लिए ही अलग अलग औषधियां हम लेते हैं। जी, अगर इनको अतिसार है और उनको अतिसार है, दवा हमारी बदल जाएगी। इनको मधुमेह है, उनको मधुमेह है। एक मोटे दादे मधुमेही है, एक मधुमेही देखना आप खुद दुबले पतला है, बहुत हाई शुगर है, दोनों को समान दवा देंगे क्या? नहीं। हम उसी तरह प्रकृति का निर्धारण करके तब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवा बनाते हैं। वही चीज आज के दिन में आ रही है, जीनोमिक्स जिसे कहते हैं, यानी कि जेनेटिक स्टडी करके हम ये प्रेडिक्ट कर दें। जैसे हम प्रकृति की स्टडी करते हैं तो भविष्यवाणी कर देते हैं कि यह मनुष्य इन इन रोगों के प्रति सेंसिटिव है, ये रोग हो सकते हैं, और अगर वो रोग हो गए तो ये दवाइयां हम उसको देंगे। उसी तरह जीनोमिक्स में भी आजकल जेनेटिक स्टडी करके लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इसमें तो ये जीन्स हैं, इसमें आगे चल के इस उम्र में ऐसी ऐसी व्याधियां हो सकती हैं। या जिनकी स्टडी नहीं हुई है, अचानक भयानक व्याधियों से पीड़ित हो जाएं, तो उस समय उनकी जीन्स की स्टडी की जाती है, इनके जीन्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं जी, और अकॉर्डिंगली उसकी दवा की जाती है। यानी कि मेडिसिन आजकल इंडिविजुअलाइज्ड हो गई है तो नहीं, लेकिन लोगों की प्रयत्न चेष्टा ऐसी है कि मेडिसिन इंडिविजुअलाइज्ड हो जाए, हर व्यक्ति के लिए अलग मेडिसिन रहे, ताकि हम जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसी को दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज दे रहे हैं शरीर के हर अंगों पे काम कर रही है, उससे हानिकारक और लाभकारक दोनों प्रभाव मिल रहे हैं ना जी। हाँ, अगर हम एंटी हिस्टामिनिक दे दिए, जुकाम हुआ है तो वो नाक में जुकाम को तो कम करेगी, लेकिन पूरे शरीर में एक सेडेशन दे। तो इसीलिए लोग इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन पे आ रहे हैं कि हम जो रोग है उसी के अनुसार टू द पॉइंट दें, ताकि औषधि रामबाण की तरह टारगेट पे लगे, अन्य सिस्टम्स का, शरीर के अन्य अंगों का उस औषधि का प्रभाव न पड़े। यही आप संक्षेप में मोटे स्टूडेंट्स में लेके आयुर्वेदिक जीनोमिक्स कर सकते हैं, इसको जीनोमिक्स कहते हैं, या मॉडर्न जो आपने शब्द प्रयोग किया उसका कर सकते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या करने में तो बहुत चीज़ें समझानी पड़ जाएंगी जो कि दर्शक शायद समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि विषय के नहीं है ना जी। गुरुदेव, वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को कौन सी शाखा क्या ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। आप कभी भी जी, कोई भी आयुर्वेद का ग्रंथ उठाकर पढ़ें, चरक संहिता हो, वाग्भट संहिता यानी अष्टांग हृदय हो, जी, सुश्रुत संहिता हो, सबसे पहले उसमें सद्वृत्त और स्वस्थ वृत्त का वर्णन मिलता है। सबसे पहले जी, यह निर्देश है सामान्य जनों को। वृत्त मतलब आचरण, सद्वृत्त सदाचरण क्या है, और स्वस्थ वृत्त
एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आचरण कैसा होना चाहिए, और आचरण में वह सब कुछ असमता आ जो है समूची चीजों को ले लेता है। हम्म। तो आचरण में सब कुछ आ जाता है। सद्वृत्ति में आ गया कि हमें कैसे व्यवहार करनी चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, अपने छोटों से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, अपने बड़ों से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, अपने समकक्ष लोगों से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और पुत्र से भी कैसा व्यवहार रखना चाहिए। ये सब सद्वृत्ति में आ जाता है। और वास्तव में अगर मनुष्य सद्वृत्ति का पालन कर ले, अनुपालन कर ले, तो उससे मानसिक व्याधियां होंगी ही नहीं। क्योंकि शरीर और मन व्याधि के दो आश्रय हैं जी। मानसिक व्याधियां आजकल ज्यादा ही डोमिनेंट हो रही हैं। जिसको देखिए डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है। शारीरिक व्याधियों की जो दवा भी है, मानसिक व्याधियों की दवा जो है बहुत सोच कर देनी पड़ती है, और वहाँ सदाचरण ही काम आता है। उसको बिहेवियरल ट्रीटमेंट देते हैं, बिहेवियरल उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वरना हम साइकियाट्रिक दवाएं दें तो वह तो मस्तिष्क को एक और घुमाने वाली होती हैं। तो हम एक केंद्र को इधर घुमाएंगे, वह समूचे केंद्र उधर घूम जाएंगे। इसीलिए साइकियाट्रिक मेडिसिन जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा मनुष्य में सीरियस अव्यवस्थाएं उत्पन्न कर देती हैं। तो मैं तो सलाह देता हूँ कि भाई अगर लेना ही है साइकियाट्रिक मेडिसिन तो थोड़ा आयुर्वेद की ऐसी औषधियाँ लीजिए जो मेध्य हों, मेधा के लिए कारी जी। धी, बुद्धि और स्मृति, इन तीनों को मिलाकर मेधा कहते हैं। धी तो बुद्धि अपनी हो गई, धृति धैर्य और उस ज्ञान को धारण करने की क्षमता, और स्मृति अपनी याददाश्त, उसको अपने आचरण में लाने की क्षमता। आपने बच्चे ने एक बार लालटेन छू लिया, हाथ गर्म है, अगली बार उसके दिमाग में आ गया कि नहीं इसे नहीं छूना चाहिए, छुए थे तो गर्म लगा था। स्मृति तो धी धृति स्मृति को ठीक करने की, को सुव्यवस्थित करने की जो चिकित्सा है वह सद्वृत्त है। इतना ही नहीं, हम इसे एक और शब्द देते हैं सत्वावजय, सत्व पर विजय प्राप्त करना है। सत्वावजय चिकित्सा भी मानसिक रोगों में बहुत आवश्यक होती है। शारीरिक रोगों का तो हमने बता ही चुके हैं। ऐसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जो उसमें कुपित दोषों के विपरीत हो, लेकिन वह दूसरे दोषों को उत्पन्न न करें, दूसरे देशों को वह छेड़े ना। चिकित्सा वही उचित मानी जाती है जो रोग का शमन तो करे, दूसरी व्याधि को उत्पन्न न करे। तो हमें कभी भी चिकित्सा लिखते समय हर व्यक्ति में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं मॉडर्न मेडिसिन के, वैद्य वैलियाथन, केरल में मणिपाल, उन्होंने ही संस्थापना की। एक बार आए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो कह रहे थे, वही उन्हीं के वाक्य हैं, कह रहे थे कि आयुर्वेद तो मोस्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और इसमें विशेषता यह है कि हर एक ही बीमारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग औषधियों का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं और दे सकते हैं, और वो फायदा भी करता है जी। जबकि मॉडर्न मेडिसिन ये लैकिंग है। अगर बिकोसिल देना है तो बिकोसिल में 8-10 दवाएं पड़ी हुई हैं, सब लोग वही खाएंगे। एंटीबायोटिक कोई देना है तो वो एंटीबायोटिक सभी को वही चलेगा, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, एंटीबायोटिक की वैरायटीज जो है अलग जरूर है, तो फेफड़े के लिए अलग दें, हम पेट के लिए अलग दें, ये बात अलग है। लेकिन प्रकृति देख करके अब पेट के लिए आपने दिया एंटीबायोटिक, पेट में जाकर जलन करने लगा, टाइफाइड छूटा तो नहीं छूटा, डायरिया होने लगी, तो दूसरे रोग को जन्म दिया ना जी। वो चीज आयुर्वेद में। आप जब प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो उसके दोष क्या हैं, रोग का दोष क्या है, उसके प्रकृति में दोष क्या है, और हम इन सब दवाओं के अतिरिक्त एक और दवा जोड़ते हैं जो कि बैलेंस करती है। अच्छा। एक मेन ड्रग होती है,
एक एडजुवेंट ड्रग होती है, एक बैलेंसिंग ड्रग होती है। मुख्य द्रव्य वही दोगे जो जिस दोष प्रधान रोग है। जी। एडजुवेंट ड्रग देंगे कि थोड़ा सा और उसको चारों ओर से सहायता करे, और बैलेंसिंग ड्रग देंगे कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। बहुत ही वैज्ञानिक शास्त्र है आयुर्वेद। अगर इसमें डूबिए तो फिर उतरने का मन नहीं करता। मगर संसार है ना, हमारा जीवन भी एक सीमित अवधि तक है, जी। उतरना पड़ता है, हमें और भी कार्य करने हैं। गुरुदेव, विगत वर्षों में खास करके कोरोना के समय में आयुर्वेद को लोगों ने अपनाया है, तो गुरुदेव ऐसा भविष्य में क्या हो जिससे कि आयुर्वेद का प्रभाव और भी बढ़ सके, इसके लिए आपका क्या राय रहेगा? कोविड-19 जो कोरोना वायरस से हुआ फैला, जी। विश्वव्यापी व्याधि थी। जी। आप और हम बात कर रहे हैं, दिखने से ही दूसरे में वो ट्रांसमिट हो जाता था। जी। यानी पृथ्वी का पूरा वायुमंडल उस जीवाणु से संक्रमित था, और उसी वायुमंडल में हम रहते थे जिसे संक्रमित हुए। हाँ, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हिंदी में या अंग्रेजी में जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, जी, वो हुआ, वो अच्छी हुई, तो उसे नहीं होता था। जैसे मैंने इसी कमरे में अपने इसी रूम में बैठ करके, जब डिपार्टमेंट बंद हो गया मगर आसपास के परिचित लोग, मोहल्ले के लोग आने लगे, तो मैं क्या करूँ, दरवाजा बंद कर लूँ? एक वैद्य का कर्तव्य नहीं है। मैं किसी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने 15-20 पेशेंट्स को न देखा हो, मगर ईश्वर की कृपा थी, मुझे नहीं हुआ। मुझे खुद आश्चर्य है, मेरी पत्नी को हुआ। हम और पत्नी एक बिस्तर के दोनों कोने पर सोए रहे, मगर मुझे नहीं हुआ। ये ईश्वर कृपा कह लीजिए, या हमें कैसे मरीज को देखना चाहिए, इसके लिए किस सावधानी से देखना चाहिए कि अपने इन्फेक्ट न हो, और दूसरी मेरे शरीर की इम्यूनिटी कैसी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, इस पर डिपेंड करता था। अब देखिए, यह विश्व के समक्ष एक चुनौती थी। उस चुनौती को आयुर्वेद ने अपने को सिद्ध करने के लिए सुअवसर में बदल दिया। जी। चैलेंज वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अपॉर्चुनिटी। वो चैलेंजेस था, वो अवसर में बदल दिया गया, और लोगों ने देखा कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। जी। एक सिंपल गुडुचि, जी, जानते हैं, गुडुचि का एक पर्याय अमृता है। अमृता उसका लक्षण ये है कि उसकी लता के टुकड़े टुकड़े काट खेत में फेंक दीजिए ना, हर लता से एक पौधा निकल आएगा, इसीलिए अमृता कहते हैं। कोई मृत नहीं होती। तो जिस पौधे में ऐसे गुण हो कि वो खुद मृत न होती हो, तो सामने वाले को क्या मृत करेगी। आज तक का सबसे अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला द्रव्य कोई है तो अमृता यानी गुडुचि। और उस गुडुचि का प्रयोग लोगों ने किया गांव में, और उसे काढ़ा पी पी के लोग जीवित रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आज जो शहरों में थे जिनको गुडुचि नहीं मिलती थी, उनको ऑक्सीजन की इतनी कमी पड़ गई कि 20-20 हजार रुपए में सिलेंडर खरीदने पर भी नहीं मिलते थे। उन गांवों में कहाँ सिलेंडर आता? देखिए, गांव के सभी लोग मर गए? नहीं मरे। सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी शहर में ही हुई, क्योंकि ना तो यहाँ स्वच्छ वातावरण है, ना यहाँ पौधे हैं, ना यहाँ वो गुडुचि जैसी चीजें। जब हम लोगों के ऊपर सौंपा गया आयुष की गाइडलाइंस बनाने को, तो एक समिति थी छोटी सी, बहुत छोटी सी, जिसका मैं भी मेंबर था। हम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, और उन सुझावों को लेकर के आयुष की गाइडलाइंस बनाई गई 2020 में। आज भी वो पोर्टल पर है, आयुष के पोर्टल पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसमें हमने बताया गोल्डन मिल्क
यानी हल्दी मिला करके दूध। जी। हल्दी बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक सब कुछ है। फिर हमने हल्दी को काढ़ा क्यों नहीं कहा? जी, प्रश्न हल्दी बनता है। को दूध में मिलाकर क्यों कहा? हम्म, इसलिए कि देखिए, किसी भी वस्तु में सब चीजें केवल पानी में घुलनशील नहीं होती, हम्म, और हल्दी भी इसका अपवाद नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हल्दी का जो मुख्य कार्यकारी द्रव्य है कुर्कुमिन, वो पानी में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता। हम्म, हमने कहा दूध में मिलाकर पी, क्योंकि दूध जो है पानी का और फैट का कोलाइड है। कोलाइड है। जो चीजें पानी में नहीं डिजॉल्व होंगी वो फैट में डिजॉल्व हो जाएंगी। जी। इस प्रकार हल्दी को अगर हम गर्म दूध में मिलाकर पिए तो हल्दी की जो फैट सॉल्युबल चीजें भी आ गई दूध में और वाटर सॉल्युबल चीजें आ गई। तो इसके लिए गोल्डन मिल्क एक आकर्षक नाम दिया कि लोग इसको दे के पढ़ें। क्वाथ 6 चीजों को बनाया, जिसमें प्रमुख गुडुचि थी, सौंठ भी था, तुलसी भी थी। आपको मालूम है तुलसी बहुत ही अच्छा बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, वायरोस्टैटिक, कहा जाता है कि हर आंगन में एक तुलसी का पेड़ होना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि वायरल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन उससे नहीं होते, पूरे वातावरण को वो एंटीवायरल बनाए रखती है। तुलसी भी डाला हमने उसमें। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं को डालकर काढ़ा तैयार किया, उसका नाम दिया आयुष्क्वाथ जी। और उसे उबाल कर लोगों ने पिया, और जो बीमारियां भारी भारी एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होती थी, वो आयुष्क्वाथ की वजह से मनुष्यों ने आराम पाया। और इस प्रकार पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी देखा कि भाई ये इंडिजिनस सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन में पोटेंसी है, और उसके बाद से WHO ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और कहा कि केवल मॉडर्न मेडिसिन से हम विश्व को स्वास्थ्य नहीं दे सकते, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का नारा ही है कि हेल्थ फॉर ऑल। तो उन्होंने अब हर देश में ये छूट दी है कि आप अपनी इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम को बढ़ाएं। और भारत में देखिए जो इतने वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं जिले में, शहर में, उसमें क्या है? वेलनेस में क्या बताया जाएगा? यही आयुर्वेद की चीजें कि आप ऐसा स्वस्थ रखें, इस ऋतु में ये आहार लें। ये नहीं कि ये गर्मी का सीजन है और जाड़े की सब्जी खा रहे हैं। वो तो उस जाड़े की सब्जी जो रखी हुई है उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब मिला करके कोल्ड डाला होगा कोल्ड स्टोरेज में। आप सब्जी के साथ साथ तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी खा डालेंगे। तो जिस ऋतु में जो सब्जी हो, जो फल हो, वो लेना चाहिए। आहार के बारे में स्पष्ट कहा है, अलग अलग ऋतुओं के आहार, अलग अलग ऋतुओं के विहार दिए हुए हैं। यहाँ एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, आहार की बात आ गई तो मेरे दिमाग में बात पहुँच गई कि देखिए भारतीय अन्न क्या है? चावल, तिल, जल। गेहूं भारतीय नहीं है। आप यज्ञ करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, आहुति डालते हैं, कहीं गेहूं डालते हैं? नहीं। अक्षत डालते हैं चावल का। मुझे लगता है दर्शकों को ये नई जानकारी प्राप्त, इसीलिए मैंने सोचा बता दूं। गेहूं एक पुर्तगाली द्रव्य है, 15वीं 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से आया। ये बात अलग है कि इसमें कैलोरी कम होती है तो लोगों ने इसे अपनाया, लेकिन अब विज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि भारतीय विज्ञान जो है, अपने आयुर्वेद हुआ या कोई विज्ञान हुआ, हस्तरेखा शास्त्र हुआ, ज्योतिष शास्त्र हुआ, आज भी उतने ही मिनट, उतने घंटे, उतने सेकंड सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, उतने ही पर सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण लगता है जी। यह हमारे ज्योतिष शास्त्र की देन है, उसको लोग डिनाई करते हैं, कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिकल धरातल पर आते हैं, उनको मालूम हो जाता है क्या है। तो गेहूं आजकल देखिए बड़े बड़े शहरों में जाइए, यहाँ तक कि वाराणसी में जाइए तो लिखा हुआ है कि इसमें ग्लूटेन मिला हुआ है ब्रेड के पैकेट में जी। सबसे ज्यादा ग्लूटेन गेहूं में मिलता है।
और ग्लूटेन एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि शरीर में तमाम रोगों को जन्म देता है, चाहे माइग्रेन हो, आर्थराइटिस हो, ऐसे तमाम जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनको ये कह दिया गया है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो लोग ब्रेड खा रहे हैं, बंद पाव खा रहे हैं, बंद रोटी खा रहे हैं, बंद मक्खन खा रहे हैं, बंद आलू खा रहे हैं, गेहूं की चीजें ज्यादा हैं और मैदा की चीजें और भी ज्यादा हैं जी। जैसे कि हम नूडल्स खा रहे हैं, हाँ पिज्जा खा रहे हैं, वो सब ब्रेड से ही बनता है। तो गेहूं एक अर्थ में तो अच्छा है कि कैलोरी चावल की अपेक्षा कम देता है जी, लेकिन चावल केवल कैलोरी ही ज्यादा देता है, अन्य कोई अवगुण नहीं होते इसमें। तो हमने क्या यूज किया था अपने यज्ञ में, अपने हवन कर्म में? चावल, तिल, गुड़, जौ, तिल का भी गुरुदेव प्रयोग? हाँ, तिल का प्रयोग करते हैं, जौ का प्रयोग करते हैं। तिल का तेल ही हमारे लिए सबसे अच्छा है भारत में। अच्छा, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध नहीं है तो फिर उतना ही हानिकारक भी है। कुछ भी शुद्ध नहीं है तो उतना ही हानिकारक है जी। तो यव के नाम पर मैं कहूँगा कि भारत में जो प्राचीन खेती होती थी, मोटे अन्न की होती थी, जौ, बाजरा, मड़ुआ, रागी, दाल में खेसारी। पहले लोग कहते थे खेसारी की दाल से डायबिटीज होता है, अब सिद्ध हो गया कि उससे कुछ होता ही नहीं जी, स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी है ना। और ऐसे ही मोटे अन्न होते थे, उनको श्री अन्न कहते हैं। जो श्री या लक्ष्मी केवल धन थोड़ी देती है, हर प्रकार की सुख, समृद्धि, सदाचार, सद्बुद्धि सब कुछ लक्ष्मी देती है ना जी। तो अगर हम, भारत सरकार ने 2014 में नेशनल लेवल पे ये मिलेट्स ईयर बनाया और 2022 को या 23 को, मुझे थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाया गया, WHO ने बनाया कि वो हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से मोटे अन्न का ये वर्ष रहेगा। और इस तरह मोटे अन्न के भोजन को बढ़ावा दिया गया। हम वही कहते हैं जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, यव प्रधानस्तु भवेत् प्रमेही। प्रमेह जैसा असाध्य रोग जिसको हो जाए उसको यव ही ज्यादा, सबसे ज्यादा खाना चाहिए। उसी तरह हम आज अपने जीवन में गेहूं के एक अंश को लें, पूरा गेहूं की रोटी न लें जी, गेहूं के एक अंश को लें, उतने ही अंश में बाजरा मिलाएं, उतने में जौ मिलाएं, उतने में रागी मिलाएं, उतने में चना मिलाएं, एक मिक्स डाटा बना लें। और आप बनाएंगे, बाजार में अवेलेबल है, मगर वो मिक्स आटे में सड़े ना, साल भर 6 महीने रखने पर, तो उसमें डालते हैं केमिकल्स, उससे वो ना नहीं कर सकते। हाँ, लिमिटेड मात्रा में डालते हैं। तो हम ही अपने घर में ही सब क्यों न करें जी। मोटे अन्न की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें पेट सहित अन्य विटामिन, मिनरल्स इतने प्रचुर होते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने में वो बहुत ही लाभदायक रहता है। तो हम भारतीय अन्न की ओर आए जी, विदेशी अन्न की ओर न जाए, नहीं तो फिर वही होगा। और अंत में आना पड़ रहा है, अगर हम स्वयं स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में तो दूसरों से स्वीकार कराया जा रहा है, परिस्थितियों से स्वीकार कराया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप ये सोचिए ना कि हम कुएं का पानी पीते थे जी, इतने स्वस्थ रहते थे। हम जब से अपने घर में आरओ लाए हैं, मैं आरओ की बुराई यहाँ नहीं कर रहा हूँ मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मगर उसके अवगुण बता जरूर रहा हूँ। आरओ का उद्देश्य था कि हैवी मेटल्स को छान लेना। वो क्या कर रहा है कि हैवी मेटल्स के साथ साथ अन्य मेटल्स को, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, जो आवश्यक मिनरल्स है, उनको भी छान ले रहा है। और 35 साल आते आते घुटनों में दर्द शुरू हो जा रहा है। मैं जब चिकित्सक हूँ, मैं देख रहा हूँ ना कि युवा लड़के तक आ जाते हैं 35-40 साल में भी कि घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। ये सब उन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म रूप से जो वो तत्व थे, आरओ तो उनको निकाल ला रहा है। आप केवल पानी पी रहे हैं।
असली रूप में जल नहीं पी रहे हैं। जो जल जिसके कॉन्सेप्ट था, जिसको आज भी पोर्टेबल वाटर कह के फार्माकोपिया में उसका जिक्र है कि पोर्टेबल वाटर में क्या क्या चीज तत्व होने चाहिए, मगर आप क्या पोर्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं आर छानने के बाद? नहीं। गुरुदेव, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में मूलभूत क्या अंतर है? क्या प्राकृतिक चिकित्सा को मूलभूत चिकित्सा कहना उचित होगा? इस पर आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। पहली बात ये जी कि प्राकृतिक चिकित्सा बहुत बाद में शुरू हुई है। आयुर्वेद ही है जो हमारे वेदों से उत्पन्न हुआ है। जी, तो सबसे प्राचीन तो आयुर्वेद है, निश्चित इसमें रूप कोई से। संशय किसी को नहीं होना चाहिए। वहाँ कहीं प्राकृतिक चिकित्सा का वर्णन नहीं है। यहाँ तक अथर्ववेद में, अन्य वेदों में द्रव्यों का, आयुर्वेद के द्रव्यों का वर्णन है। किस वेद में कितने द्रव्यों का वर्णन है, औषधीय द्रव्यों का, वो सब मेरे पास लिखा, रिटर्न है, प्रमाण सहित है। प्राकृतिक चिकित्सा इस प्रकार हमने कह दिया कि आयुर्वेद प्रथम है, जी उच्चतर है। प्राकृतिक चिकित्सा निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, लेकिन वो आयुर्वेद का एक अंग है। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, पहले तो मनुष्य की प्रकृति को हमने जांचा, रोग की प्रकृति को देखा जी और उसी के अनुसार प्रकृति वाली औषधियों के लिए, औषधियों की प्रकृति होती है। जैसे यूशमेरी की औषधियाँ विंध्य क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती हैं, शीतवीर्य की औषधियाँ हिमालय क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती हैं। जी तो और हम क्या करते हैं, रोगी को प्रकृति स्थापन करते हैं, धातु साम्य करते हैं। तो आयुर्वेद बहुत ब्रॉड रेंज में है और प्राकृतिक चिकित्सा एक केवल उसी के एक हिस्से को लेकर आगे बढ़ती है कि हम उसके प्रकृति को स्थापन करें, चाहे वो मिट्टी से हो, मड़ई के घर में रहने से हो, या ऐसे आहार बताएं। वो खास आहार होता है उसमें प्राकृतिक चिकित्सा में, वही आहार आपको खाना है उतने दिन ये आहार खाना है, उतने दिन ये कपड़े पहनना है, सब कुछ फिक्स है। हाँ, तो वो एक संकुचित दिशा में अब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद के साथ ये है कि इसकी दिशा, इसका क्षेत्र बहुत विशाल है और इसमें और भी नित्य जितना करेंगे वो करते ही जाएंगे। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि इतना ही अल्प नहीं है, ये ऐसे मनुष्यों के लिए है जो इसको पढ़कर चिकित्सा करें, और बुद्धिमान मनुष्य से इससे इतर भी इसी तरह का सोच के शास्त्र को और बढ़ा सकते हैं। जी, हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रज्ञों में, हमारे लेखकों में बहुत उदारता है। गुरुदेव, क्या चरक और पतंजलि एक ही हैं या फिर अलग? आयुर्वेद के विद्वान का इस पर क्या मत रहता है? योपाम को करोदितम प्रवरम मुनि नाम पतंजलि राजलिदातुस कहा जाता है। तमाम लोगों में धारणा है कि पतंजलि और चरक एक थे। जी, एक नहीं थे। ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि एक नहीं थे। पतंजलि के अगर को देखें तो उनका योगदान समाज को व्याकरण के रूप में जाते हैं, भाषा के रूप में जाते हैं, शास्त्रों के रूप में जाता है। लेकिन जो चरक थे, चरक नहीं कहेंगे हम, अग्निवेश कहेंगे। चरक ने तो अग्निवेश संहिता का परिष्कार किया, उसको परिष्कृत किया। असली रचयिता अग्निवेश थे। उनका क्षेत्र पूरा जीवन दर्शन था। जो मैंने आयु की परिभाषा बताई वो भी अग्निवेश तंत्र की ही है। और जो रोगों के बारे में बताया कि क्षीणा वर्धितव्या, वो भी अग्निवेश का ही है। तो वो मनुष्य के सद्वृत्त, स्वस्थवृत्त, उसकी आचरण, उसकी आयु, उसके रोग, उसकी चिकित्सा,
मानसिक व्याधियां, शारीरिक व्याधियां, इस क्षेत्र में वो आगे बढ़े हैं। दोनों ही ऋषि अत्यंत महान थे मेरे दृष्टि से। कुछ लोग मानते हैं, एक श्लोक ऐसा है चार, जिसका अंतिम लाइन मैंने प्रस्तुत किया, तो कुछ लोग मानते हैं पतंजलि और चाणक्य एक थे, लेकिन मैं तो इसमें दिन बिताया हूं ना, और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों अलग अलग हैं, और दोनों ही पूजनीय हैं, दोनों ही प्रकांड विद्वान हैं, दोनों ही परम श्रेष्ठ ऋषि हैं। गुरुदेव, काशी में आपने अपना इतना समय बिताया, तो काशी में आपका अनुभव कैसा रहा? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। मैंने शुरुआत ही की थी कि काशी ज्ञान, व्यवहार, संस्कार और आत्मज्ञान की नगरी है। तभी तो भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा ने इसे अपनी प्रिय नगरी बनाई। जी। हम आज की काशी की बात करते हैं, वही पहले की काशी भी है। काशी में कौन सा शास्त्र, कौन सा ज्ञान नहीं है, और गलियों में बिखरा हुआ है। हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बहुत कोशिश की और कर भी रहा है कि उन सब ज्ञानों को एक साथ लाया जाए, और ला भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की अपनी क्षमता सीमित सीमा होती है। कई देशों के छात्र यहाँ के प्रॉपर कोर्सेज में नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी शिक्षा कम है और वो बीएससी म्यूजिक में नहीं आ सकते हैं, या हम पूरे विषय करने पढ़ के केवल एक शैली में चलेंगे, नृत्य की एक शैली में चलेंगे जी। वो चीजें यहाँ नहीं हो सकती। हम गायन की या वादन की एक ही शैली का अध्ययन करेंगे। इन सब चीजों को लेकर के काशी की गलियों में आप चले जाइए, हर जगह या तो संगीतज्ञ ही मिलेंगे, व्याकरणाचार्य ही मिलेंगे, ज्योतिषाचार्य भी मिलेंगे। ये थोड़े ही कि हमारे ज्योतिष विभाग विश्वविद्यालय में जो है वो सबसे बड़ा है, नहीं ना। अरे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो चिकित्सा करते थे, वैद्य जी, उनसे चिकित्सा कराने राजेंद्र प्रसाद खुद आते थे दिल्ली से। वो कहते मैं नहीं जाऊंगा। तो उसी तरह विद्वान काशी की गलियों में है, काशी के हर मोहल्ले में है। और काशी सुबह बनारस जो कहा जाता है जी, इसीलिए कहा जाता है वाराणसी की सुबह बहुत अच्छी होती है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वाराणसी की सुबह विश्व के सभी प्रातः काल से पहले हो जाती है। विश्व में प्रातः काल तब मानते हैं देखिए लालिमा दिखाई पड़ने लगे, सूर्य उगने को, उसी ने प्रातः काल कहते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ 3 बजे से ही बाबा की आरती लग रही है। केवल विश्वनाथ जी के मंदिर में नहीं, हर मंदिर में। ठेठ बनारसी जो है 4 बजते बजते लंगोछा लमेट कर नतवन करते हुए गंगा जी के पास चला जाता है स्नान ध्यान करने। उसका प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया। तो काशी ने, अगर जो काशी में आकर रहता है, रहकर एक फॉर्मेलिटी करके पढ़कर चला जाए वो अलग बात है, मगर काशी की संस्कृति में घुल मिले जाना जी, फिर वो काशी छोड़कर नहीं जाता है। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? यही संदेश है कि तुम काशी को ही देखो। पृथ्वी पर रहते हुए भी यह पृथ्वी पर नहीं है। शिव जी के त्रिशूल पर स्थित माना जाता है। काशी में वो चुंबकीय शक्ति है भगवान विश्वनाथ और माता पार्वती जी के चलते, कि गंगा जो दक्षिण वाहिनी चली आ रही थी वो यहाँ उत्तर वाहिनी आ गई, और काशी को अपने आगोश में लेते हुए फिर वो पूर्व फिर दक्षिण वाहिनी। यह दिखाता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अगर आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की, लगन की, और पथ पर
एक अच्छे ढंग से और न्यायपूर्ण ढंग से चलने की। हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी कर्तव्य का निर्वहन करें, युवा हैं तो भरण पोषण अपने परिवार करने का काम करें, वृद्ध हैं अपने पीछे के सभी परिवार को एक अच्छे उपचे उपदेश सद्वृत्त सिखाने का कष्ट करें। तो काशी को देखें, यहाँ समय से पहले सूरज तो आप दिखाता है कि आने से पहले आने वाली परिस्थिति का आकलन करके तदनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और हमेशा जैसे काशी में अलमस्ती होती है ना, तो चिंता को कभी यहाँ सवार नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कोई चीज़ घटेगी नहीं, विपरीत परिस्थितियाँ घटेंगी नहीं। हाँ, आप फ्रेश होकर अच्छे ढंग से सोचेंगे तो उन परिस्थितियों से लड़ने की या उस परिस्थितियों से निपटने की शक्ति आप में आ जाएगी। तो काशी जो हमेशा पूरे विश्व को हर प्रकार का प्रकाश फैलाती है, केवल विद्या का नहीं, उस तरह आप बनिए कि आपके व्यक्तित्व से मालवीय जी का यही आदर्श था, सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। आपके व्यक्तित्व में ये सब गुण आ जाए ताकि आपको बताना न पड़े किसी को, लोग आपसे स्वयं देखकर सीख लें। आगे बढ़िए, पूरा विश्व आपका है। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन मेरे एक बार कहने पर आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करूंगा। प्रणाम गुरुदेव। अगर कोई कार्य समाज के कल्याण के लिए की जा रही है, उसमें कोई सहयोग न करे, ये तो पाप है ना। आपने जो काशी की 108 मालाएं पिरोई, उससे हर एक मणिका से आपने समाज को एक संदेश देना चाहा है, यही आपका प्रयास है जी। और उस प्रयास में मैं अपना श्रम, मैं अपना सत्प्रयास क्यों न जोड़ूं। आपके इस प्रयास को प्रणाम है। धन्यवाद।